चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गुप्त साम्राज्य का शानदार दौर। जरा कल्पना कीजिए, भारत की धरती पर सुबह की पहली किरणें पड़ रही हैं। बड़े बड़े महलों की छतें सोने की तरह दमक रही हैं। दरबार में विद्वानों की सभा लगी है और हवा में एक आत्मविश्वास है। ये कोई आम सुबह नहीं थी, ये गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग की सुबह थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं, जहां एक छोटे से सपने ने एक विशाल साम्राज्य की शक्ल ले ली। कहानी शुरू होती है करीब 320 ईस्वी में। मगध के एक युवा राजा थे, चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए, उनके पास कोई बहुत बड़ी सेना या खजाना नहीं था, पर उनके पास एक चीज थी, एक बड़ा सपना। और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया अपनी सोच को, अपनी रणनीति को। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया, और ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक ऐसा राजनीतिक गठबंधन था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये साम्राज्य तलवार से नहीं, दिमाग से बना था। तो देखिए उनकी रणनीति कितनी साफ थी। एक छोटे से राज्य मगध से शुरू करो, फिर शादी के जरिए एक मजबूत गठबंधन बनाओ, और बस एक ऐसे साम्राज्य की नींव रख दो जो आने वाली सदियों तक याद रखा जाए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कभी-कभी सही रणनीति बड़ी बड़ी लड़ाइयों से ज्यादा ताकतवर होती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने तो नींव रख दी, लेकिन इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की उनके बेटे ने। चलिए अब कहानी के अगले अध्याय में मिलते हैं भारत के नेपोलियन से। और वो थे समुद्रगुप्त, एक ऐसा नाम जो युद्ध के मैदान में तूफान की तरह था। उनके राज में जीत का एक ऐसा सिलसिला चला जिसने गुप्त साम्राज्य की सीमाओं को भारत के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन समुद्रगुप्त को सिर्फ एक योद्धा कहना उनके साथ नाइंसाफी होगी। असल में वो दो अलग अलग दुनियाओं को अपने अंदर समेटे हुए थे। एक तरफ वो एक अजय योद्धा थे, तो दूसरी तरफ कला के उतने ही बड़े पुजारी। वो वीणा बजाते थे, कविताएं लिखते थे और कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। मतलब एक ही इंसान में एक महान योद्धा भी था और एक महान कलाकार भी। समुद्रगुप्त के बाद आया वो दौर जब भारत सच में अपने शिखर पर था। अब हम उस समय की बात करेंगे जिसे सही मायनों में ज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ज्ञान का जैसे विस्फोट हो गया। सोचिए, आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य दिया, जीरो। एक ऐसी खोज जिसके बिना आज की टेक्नोलॉजी, हमारे कंप्यूटर्स, हमारा विज्ञान कुछ भी मुमकिन नहीं होता। खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों और तारों के रहस्यों को सुलझा दिया। कालिदास ने शकुंतला जैसी रचनाएं लिखी जो आज भी अमर हैं। और अजंता की गुफाओं में कला अपने सबसे ऊंचे स्तर पर थी। वाकई ये एक स्वर्ण युग था। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। उस दौर में चीन से एक यात्री आए थे, फाहियान। उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? उन्होंने लिखा, यहाँ के लोग ईमानदार हैं, खुश हैं और समृद्ध हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपकी महानता को देखे और माने तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा दुनिया के दूसरे हिस्से पर नजर डालते हैं। एक तरफ गुप्त साम्राज्य था जो ज्ञान और खोज का एक चमकता हुआ सितारा था, और ठीक उसी समय यूरोप में डार्क एजेस यानी अंधकार युग चल रहा था। मतलब जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से पीछे जा रहा था, तब भारत पूरी दुनिया को गणित और खगोल विज्ञान की रोशनी दिखा रहा था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये खुशहाली सिर्फ राजा महाराजाओं तक ही सीमित नहीं थी, ये आम लोगों के घरों तक पहुंची थी। किसान खुश थे, व्यापारी अमीर थे, छात्रों का सम्मान होता था, गांव अपना शासन खुद चलाते थे और न्याय मिलना आसान था। कला तो जैसे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। ये साम्राज्य सिर्फ राजा का नहीं था, ये अपनी प्रजा का था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर उगते सूरज को एक दिन ढलना ही होता है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां इस महान साम्राज्य का सूरज भी धीरे धीरे अस्त होने लगा था। तो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य खत्म कैसे हुआ? इसकी दो बड़ी वजहें थी। पहले, उत्तर से हूणों के लगातार हमलों ने इसे कमजोर कर दिया, और फिर घर के अंदर ही शासकों के बीच आपसी झगड़ों ने इसे अंदर से खोखला कर दिया। और आखिरकार 550 ईस्वी आते आते शाही खजाना खाली हो चुका था और गुप्त साम्राज्य सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब बात करते हैं उस अमिट विरासत की जो आज भी हमारे साथ जिंदा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्सा है। गुप्त साम्राज्य भले ही नक्शे से मिट गया, लेकिन उसके विचार, उसकी खोजें और उसकी कला वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है शून्य। आज की पूरी डिजिटल दुनिया, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन्स, ये सब कुछ इसी एक नंबर की देन है। तो जब भी हम शून्य का इस्तेमाल करते हैं, हम अनजाने में गुप्त काल की उस महान विरासत को सलाम कर रहे होते हैं। या जब हम अपना कैलेंडर देखते हैं, तो हमें गुप्त काल के उन महान खगोलविदों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें समय को इतनी सटीकता से समझना सिखाया। और जब हम कोई अच्छी कहानी पढ़ते हैं या कोई खूबसूरत कविता सुनते हैं, तो हमें कालिदास जैसे महान कवियों की प्रेरणा महसूस होती है, जिनकी कला आज भी दिलों को छू जाती है। तो आखिर में गुप्त साम्राज्य हमें सिखाता क्या है? ये हमें एक बहुत गहरी और ज़रूरी बात सिखाता है कि असली ताकत तलवार में नहीं होती, असली ताकत तो ज्ञान में होती है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। असली ताकत आखिर है किसमें, तलवार में या ज्ञान में? शायद इतिहास ने इसका जवाब हमें पहले ही दे दिया।